Good morning students, I am Sonia Saini, your SS teacher, and today we will study our 5th chapter in civics class 8 and the chapter name is Judiciary. तो आज के चैप्टर में हम समझेंगे जुडिशरी सिस्टम के बारे में, ये क्या होता है, कैसे वर्क करता है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है। तो प्रीवियस चैप्टर में हमने डिस्कस किया लॉज के बारे में कि जो लॉज होते हैं ये कैसे बनते हैं और एज अ सिटीज़न हमारा क्या रोल होता है इन लॉज के बनने में। तो प्रीवियस चैप्टर में हमने ये भी समझा था कि जो रूल ऑफ लॉ है वो क्या कहता है, वो कहता है कि जितने भी लॉज होंगे वो सभी सिटीज़न पर इक्वली अप्लाई होंगे। अगर किसी सिटीज़न को ऐसे लग रहा है कि जो उसके फंडामेंटल राइट्स हैं या कोई भी लॉ है वो वॉयलेट हो रहे हैं तो उस कंडीशन में वो जुडिशरी सिस्टम की हेल्प ले सकता है। तो हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है इसमें क्या क्या चीज़ें कौन कौन इंक्लूड होता है, इसमें आते हैं हमारे जितने भी कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लॉयर्स, जजेस, ये सभी जुडिशरी सिस्टम का पार्ट होते हैं। तो अब जुडिशरी सिस्टम का रोल क्या होता है कि वो लॉज जिन्हें लेजिस्लेचर ने बनाया है उन्हें इंटरप्रेट करते हैं। हमारे जुडिशरी सिस्टम में जो कोर्ट्स होती हैं वो उन लॉज को इंटरप्रेट करती हैं। तो आइए जानते हैं आज के चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन्हें डिस्कस करने वाले हैं। देन आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट इज़ द रोल ऑफ जुडिशरी। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो जुडिशरी सिस्टम है इसका क्या रोल है। तो जुडिशरी सिस्टम में जो कोर्ट होते हैं उन्हें बहुत डिफरेंट इश्यूज़ पर डिसीज़न लेने होते हैं। तो उनमें से कुछ रोल है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। तो इन्हें जो चाहे वो टू सिटीज़न के बीच में डिस्प्यूट हो या फिर टू स्टेट के गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट हो उन्हें रिजोल्व कराना होता है। नेक्स्ट है जुडिशियल रिव्यू। अगर पार्लियामेंट ने कोई ऐसा लॉ पास कर दिया है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को वॉयलेट कर रहा है तो उसमें जुडिशियल के पास पावर होती है कि वो उस लॉ को कैंसिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग द फंडामेंटल राइट्स। अगर किसी सिटीज़न को ऐसे लग रहा है कि जो उसके फंडामेंटल राइट्स हैं वो वॉयलेट हो रहे हैं या उससे छीने जा रहे हैं तो उस कंडीशन में वो कोर्ट में अपील कर सकता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, इसमें हम देखेंगे व्हाट इज़ इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ये जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है ये क्या होती है और किसी भी जुडिशरी सिस्टम को इंडिपेंडेंट रखना क्यों ज़रूरी होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया। हमारे इंडिया में जो कोर्ट्स हैं उनके स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लीगल सिस्टम। जो लीगल सिस्टम है इसकी डिफरेंट ब्रांचेस को हम इसमें डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन सी हैं। तो इसमें डिस्कस करेंगे हम क्रिमिनल लॉज और सिविल लॉज के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है जो आज के चैप्टर में हम करने वाले हैं, डज एवरीवन हैव एक्सेस टू द कोर्ट। कि हमने अब हमारी कंट्री में जुडिशरी सिस्टम तो बना दिया, कोर्ट्स हैं डिसीज़न लेने के लिए, लोगों को न्याय दिलाने के लिए। क्या सभी लोगों को वो कोर्ट के थ्रू जस्टिस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर हम डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद एक एग्जाम्पल के थ्रू हम देखेंगे स्टोरी ऑफ ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। इस केस को हम डिस्कस करेंगे कि इस केस में क्या बताया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम हमारे फर्स्ट टॉपिक से। एंड आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट इज़ द रोल ऑफ जुडिशरी। जो जुडिशरी सिस्टम है इनका क्या रोल होता है। तो जैसे ही हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया था कि जुडिशरी में जो कोर्ट होते हैं जो इसका पार्ट है उन्हें बहुत से इश्यूज़ पर डिसीज़न लेने होते हैं, चाहे वो इश्यूज़ कुछ भी हो सकते हैं और उन्हें ये भी डिफ़ाइन करना होता है कि किस पर्टिकुलर क्राइम के लिए क्या पनिशमेंट होगी। तो अब जो इनके रोल है वो उसमें फ़र्स्ट रोल है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में क्या होता है कि जुडिशियल सिस्टम एक ऐसा मैकेनिज़्म प्रोवाइड करवाता है जो रिजोल्व करता है डिस्प्यूट्स को बिटवीन टू सिटीज़न। कंट्री के दो नागरिकों के बीच में हो सकते हैं, बिटवीन सिटीज़न एंड गवर्नमेंट, कोई एक कितने भी सिटीजन्स के बीच में या फिर गवर्नमेंट के बीच में, किन्हीं दो स्टेट की गवर्नमेंट हो सकती हैं अलग अलग, जैसे मध्य प्रदेश और हरियाणा हो गए, या फिर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। इट मीन्स जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं चाहे वो सिटीजन्स के बीच में हो, सिटीज़न या गवर्नमेंट के बीच में हो, या फिर टू स्टेट की गवर्नमेंट्स के बीच में हो, या फिर सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, कोई भी डिस्प्यूट्स हो, कोई भी मैटर हो, उसे जुडिशरी सिस्टम का काम होता है रिजोल्व करना। नेक्स्ट रोल है जुडिशियल रिव्यू। इसमें क्या होता है, जुडिशियल हैज़ द पावर टू स्ट्राइक डाउन पर्टिकुलर लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट
If it believes that these are violation of the basic structure of constitution, this is called judicial review. अगर जुडिशियल सिस्टम को ऐसे लग रहा है कि जो पार्लियामेंट ने जो लॉ पास किए हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को वॉयलेट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में जुडिशियल सिस्टम के पास पावर है कि वो उस लॉ को कैंसिल कर सकते हैं, उसे रद्द कर सकते हैं। नेक्स्ट रोल है अपहोल्डिंग द लॉज एंड एनफोर्सिंग द फंडामेंटल राइट्स। इसमें हम डिस्कस करेंगे एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इफ़ दे बिलीव दैट देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वॉयलेटेड। तो एक कंडीशन होती है जहाँ पे किसी सिटीज़न को ऐसे लग रहा है कि जो उसके बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं वो वॉयलेट हो रहे हैं, उस कंडीशन में वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। अगर आपको याद हो तो 7th क्लास में हमने एक स्टोरी डिस्कस की थी। 7th क्लास में एक स्टोरी थी हकीम शेख की, और वो क्या थे, एक मज़दूर थे। जब वो ट्रेन से जा रहे थे तो वो अचानक गिर गए थे, उनका एक्सीडेंट हो गया था और उस एक्सीडेंट पे उन्हें बहुत ज़्यादा चोट लगी थी, तो उनका ऑपरेशन करना पड़ा था और उसमें उन्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाया गया। लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से उन्होंने उन्हें एडमिट नहीं किया। तो इसी तरह से उन्हें बहुत से हॉस्पिटल में ले जाया गया, वहाँ भी उन्हें एडमिट नहीं किया गया और लास्ट में उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जिसके चार्जेस और ट्रीटमेंट फ़ीस बहुत ज़्यादा हाई थी। तो फिर बाद में जब वो ठीक हुए तो उन्होंने कोर्ट में केस फाइल कर दिया। तो अब कोर्ट ने क्या डिसीज़न लिया कि ये किसके अंडर आता है, राइट टू लाइफ आर्टिकल है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके अंडर आता है। तो इससे अगर वो टाइम पे हॉस्पिटल नहीं जाते तो उनकी जान भी जा सकती थी। इसीलिए कोर्ट ने डिसीज़न लिया कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्हें वो सारे पैसे पे करने पड़ेंगे, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल की कमी थी। अब नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, व्हाट इज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जो जुडिशरी सिस्टम है वो इंडिपेंडेंट है, इससे आप क्या समझते हैं, क्या होता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो इसमें पहले स्टेटमेंट दी हुई है, इम्पार्शियलिटी ऑफ जज एंड जुडिशरी इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। किसी भी जुडिशरी सिस्टम को इंडिपेंडेंट होने के लिए क्या चाहिए कि जो उसके जज है और वो सिस्टम है पूरा इम्पार्शियल काम करे। इम्पार्शियल मतलब किसी का फेवर ना करे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल डिस्कस करते हैं हम। सपोज़ एक कोर्ट में एक जज की अपॉइंटमेंट एक पावरफुल पॉलिटिशियन ने करवा दी। अब जब भी उस पॉलिटिशियन का केस कोर्ट में आएगा उस जज के सामने, तो ऑब्वियसली वो उस जज का फेवर करेगा। तो अब यहाँ पे जो डिसीज़न लिया गया है उस जज के थ्रू वो पार्शियल है, इम्पार्शियल नहीं है ना। पार्शियल है, उसके फेवर में लिया उसने, तो यहाँ पे इम्पार्शियलिटी नहीं है। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए हमने हमारे जुडिशरी सिस्टम को इंडिपेंडेंट रखा है। अब ये जो इम्पार्शियलिटी ऑफ जज है, जुडिशरी है, हाउ कैन वी इंश्योर दिस, हम इसे इंश्योर कैसे करेंगे, बाय ग्रांटिंग इंडिपेंडेंस टू इट। हमें इसे बिल्कुल इंडिपेंडेंट रखेंगे। और हम इसे इंडिपेंडेंट कैसे रखेंगे, बाय द सेपरेशन ऑफ पावर। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारी गवर्नमेंट की अदर ब्रांचेज़ हैं, अदर ब्रांचेज़ कौन कौन सी हैं, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, इनकी पावर को बिल्कुल सेपरेट रखा है। दे कैनॉट इंटरफेयर इन द वर्क ऑफ जुडिशरी, ये जुडिशरी के वर्क में कुछ भी इंटरफेयर नहीं कर सकते। कोर्ट्स आर नॉट अंडर द गवर्नमेंट एंड डू नॉट एक्ट ऑन देयर बिहाफ। जितनी भी कोर्ट्स हैं हमारी वो गवर्नमेंट के अंडर काम नहीं करेंगी, ना ही उनके बिहाफ पे काम करेंगी। उनका जो डिसीज़न होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, इम्पार्शियल होगा। टू एंश्योर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जजेस इन द हाई कोर्ट एज वेल एज द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड विद वेरी लिटिल इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर ब्रांचेज ऑफ गवर्नमेंट। और ये जो इंडिपेंडेंस जुडिशरी को एंश्योर कराने के लिए जितने भी जजेस की अपॉइंटमेंट होती है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ पे जो दूसरी ब्रांचेस होती हैं गवर्नमेंट की, उनके इंटरफेयर को बिल्कुल कम रखा गया है, ना के बराबर रखा गया है। इसीलिए वंस अपॉइंटेड टू दिस ऑफिस इट इज़ ऑल्सो वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमूव अ जज। इसीलिए एक ऑफिस में जब जज की अपॉइंटमेंट हो जाती है तो उसे बहुत मुश्किल होता है वहाँ से रिमूव कराना। इनकेस कराना भी होता है उसे रिमूव, तो एक लीगल प्रोसीजर होता है जिसे फॉलो करना होता है। नाउ वी विल डिस्कस एडवांटेजेस ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ये जुडिशरी जो है जिसे हमने इंडिपेंडेंट रखा है हमारे सिस्टम को, अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इट प्ले अ सेंट्रल रोल इन एंश्योरिंग दैट देयर इज़ नो मिसयूज ऑफ पावर बाय द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव।
अब हमने देखा कि जो अदर ब्रांचेस हैं जिसमें लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, इनको अलग रखा गया है। अलग इसलिए रखा गया है ताकि ये लोग अपनी पावर का मिसयूज़ ना करें और जो भी डिसीज़न होगा जुडिशरी का, कोर्ट में जो जज हैं उनका जो भी डिसीज़न होगा वो बिल्कुल फेयर डिसीज़न हो। इट ऑल्सो प्लेज अ क्रूशियल रोल इन प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीज़न। इसी के साथ ही जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है ये सभी लोगों के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट भी करती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया। इंडिया में जो कोर्ट्स हैं उनका क्या स्ट्रक्चर है, वो किस लेवल पे है। देन देयर आर डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट इन आवर कंट्री। हमारी कंट्री में इस तरह से कोर्ट्स का लेवल है। तो सबसे पहले हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। सुबॉर्डिनेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एट डिस्ट्रिक्ट, तहसील लेवल इन टाउन। तो इन लेवल के अकॉर्डिंग जो कोर्ट होती है ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती हैं और इनमें जो जज होते हैं उन्हें डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं। तो अब इससे ऊपर चलेंगे थोड़ा सा, इससे ऊपर अब पूरी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। तो हमारी स्टेट में जो सबसे ऊंची कोर्ट होती है वो होती है हाई कोर्ट होती है। अब स्टेट के ऊपर आती है कंट्री, तो पूरी कंट्री की कोर्ट कौन सी है, सुप्रीम कोर्ट। और इसमें जो जज है वो कोर्ट जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब देखते हैं हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू। सपोज आपका और आपके फ्रेंड का क्लास में झगड़ा हुआ, ठीक है, तो आपने अपील की अपने क्लास टीचर के पास। क्लास टीचर को हमने यहाँ मान लिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। तो अब उनके डिसीजन से आप सेटिस्फाई नहीं हो तो अब आप कहाँ गए, अब आप गए हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में आप गए HOD के पास। अब आप उनके डिसीजन से भी सेटिस्फाई नहीं हो, फिर आप गए प्रिंसिपल सर के पास, हाई कोर्ट के पास, सॉरी सुप्रीम कोर्ट के पास। तो सुप्रीम कोर्ट के पास गए आप, तो इन्होंने जो डिसीजन दिया है आपको उससे सेटिस्फाई होना होगा, क्योंकि इनका जो डिसीजन है वो इन्हें भी मानना होगा और इन्हें भी मानना होगा। तो इस चीज़ से हमने क्या समझा, इस चीज़ से हमने ये समझा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीज़न ले लिया वो इन दोनों कोर्ट को मानना होगा। अगर आप इस कोर्ट के डिसीज़न से सेटिस्फाई नहीं हो तो आप यहाँ अपील कर सकते हो, यहाँ से सेटिस्फाई नहीं हो तो आप यहाँ अपील कर सकते हो, लेकिन यहाँ से जो डिसीज़न मिल गया वो फाइनल है। तो अब इसमें हम देखते हैं हाई कोर्ट्स वर द फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड इन 3 प्रेसिडेंसी सिटीज़ ऑफ कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास इन 1862। ये उस टाइम की बात है जब ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में रूल कर रहे थे, तो उन्होंने हमारी कंट्री में 1862 में 3 प्रेसिडेंसी में हाई कोर्ट एस्टैब्लिश किए थे, कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास में। और जो दिल्ली में हाई कोर्ट आया था वो आया था 1966 में। एंड करंटली देयर आर 25 हाई कोर्ट्स। और अगर आज की प्रेजेंट की हम बात करते हैं तो हमारी कंट्री में 25 हाई कोर्ट्स हैं। वाइल मैनी स्टेट हैव देयर ओन हाई कोर्ट, मोस्ट ऑफ द जो स्टेट हैं उनके अपने हाई कोर्ट हैं, लेकिन पंजाब एंड हरियाणा शेयर अ कॉमन हाई कोर्ट एट चंडीगढ़। जैसे कि हमें पता ही है पंजाब और हरियाणा हमारी स्टेट है, तो इन दोनों स्टेट का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पे है, चंडीगढ़ में है। एंड 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जैसे असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, इनका जो कॉमन हाई कोर्ट है वो है गुवाहाटी में है। अब बात करते हैं हम आंध्र प्रदेश की और तेलंगाना की। 1 जनवरी 2019 में ही, पहले इनका हाई कोर्ट एक ही था, लेकिन 1 जनवरी 2019 में आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट हो गया है अमरावती में और तेलंगाना का हाई कोर्ट है हैदराबाद में। सम हाई कोर्ट्स हैव बेंचेस इन अदर पार्ट ऑफ द स्टेट फॉर ग्रेट एक्सेसिबिलिटी। इसमें क्या किया हुआ है कि जैसे कुछ स्टेट में क्या है, एक ही स्टेट की 2 कंट्रीज़ में, एक ही स्टेट की 2 सिटीज़ में, एक स्टेट में यहाँ पे है, एक सिटी में यहाँ पे है हाई कोर्ट, और दूसरी सिटीज़ में सिर्फ उनका बेंच रख देते हैं ताकि लोगों को इजीली एक्सेसिबल हो जाए जस्टिस के लिए। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया, इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अब हमने जो डिफरेंट लेवल देखे हैं कोर्ट के, आर दीज कोर्ट कनेक्टेड विद ईच अदर, क्या ये आपस में कनेक्टेड होती हैं? यस होती हैं, अभी हमने समझा था ना, क्योंकि जो हमारा सिस्टम है ये एक इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है और जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया वो नीचे की दोनों कोर्ट को मानना पड़ेगा। अपीलेट सिस्टम हेल्प अस अंडरस्टैंड दैट इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम ऑफ
जुडिशरी। ये जो अपीलेट सिस्टम है ये हमें समझने में मदद करता है कि जो जुडिशरी सिस्टम है ये कैसे इंटीग्रेटेड है। सपोज लोअर कोर्ट ने आपको जो भी डिसीजन दिया है आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो, तो आप उससे ऊपर वाली कोर्ट में अप्लाई करते हो, वहाँ पे अपील करते हो। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे जो आपकी बुक में है, स्टेट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस लक्ष्मण कुमार एंड अदर। तो इसमें जो लक्ष्मण कुमार हैं इनकी वाइफ की डेथ हो जाती है आग लगने की वजह से घर में। तो अब जो उसकी वाइफ की तरफ से जो घर वाले होते हैं वो कहते हैं इनके अगेंस्ट वो केस फाइल कर देते हैं लोअर कोर्ट में। तो लोअर कोर्ट में जब वो केस फाइल करते हैं तो इन लक्ष्मण कुमार के अगेंस्ट डिसीज़न आता है कि लक्ष्मण कुमार को, इनके ब्रदर को और इनकी मदर को डेथ की सज़ा सुनाई जाती है। फिर लक्ष्मण कुमार की फैमिली अपील करती है उससे ऊपर वाली कोर्ट में। फिर वहाँ पे इन्हें बिल्कुल इनोसेंट बता करके रिहा कर दिया जाता है। फिर एक उस टाइम पे कुछ वुमेन सोसाइटी में ग्रुप होते हैं एम्पावरमेंट के, वो इस केस में फिर से PIL फायर करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। फिर सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीज़न आता है वो उन दोनों से बिल्कुल अलग होता है। अलग कैसे होता है? सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, उनके डिसीज़न के अकॉर्डिंग जो लक्ष्मण कुमार हैं इन्हें दोषी पाया जाता है और इनकी मदर को, और लैक ऑफ द एविडेंस अगेंस्ट हिज ब्रदर, इसके ब्रदर के अगेंस्ट कोई एविडेंस नहीं मिलता तो उसे रिहा कर दिया जाता है। तो इस एग्जाम्पल में हमने क्या देखा? इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि अगर एक पार्टी है कोई लोअर कोर्ट के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है तो वो उससे ऊपर वाली कोर्ट में अपील करती है, और रियल लाइफ में भी ऐसे ही होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लीगल सिस्टम। जो हमारी कंट्री में लीगल सिस्टम है इसके डिफरेंट ब्रांचेस कौन कौन सी है, इसमें हम डिस्कस करेंगे क्रिमिनल लॉज और सिविल लॉज के बारे में। क्रिमिनल लॉज डील विद द कंडक्ट और एक्ट दैट लॉ डिफाइंस एंड ऑफेंस। मीन्स कोई ऐसी प्रोसेस जिसे हमारे लॉ के अकॉर्डिंग से ऑफेंस माना गया है, तो वो सारे क्रिमिनल लॉज होते हैं जो लॉ को वॉयलेट करते हैं। जैसे थेफ्ट, चोरी करना, डोरी, दहेज मांगना किसी से ज़्यादा, किसी का मर्डर कर देना, ये सब हमारे क्रिमिनल लॉ में आते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, इट यूजुअली बिगिंस विद द लॉजिंग ऑफ एन फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट विद पुलिस हु इन्वेस्टिगेट द क्राइम आफ्टर विच अ केस इज़ फाइल्ड इन द कोर्ट। इसमें सबसे पहले FIR राइट की जाती है और उसके बाद जो पुलिस है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है और केस फाइल करती है। इफ़ फाउंड गिल्टी द एक्यूज्ड कैन बी सेंट टू जेल एंड ऑल्सो फाइंड। अगर किसी पर्सन को गिल्टी पाया जाता है, मीन्स उसे दोषी पाया जाता है, तो उसे जेल भी भेजा जाता है और उस पर फाइन भी लगाया जाता है जो उसे पे करना होता है। अब नेक्स्ट है इसमें सिविल लॉ। सिविल लॉ में हम क्या देखते हैं कि पर्टिकुलर किसी सिटीज़न के जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो वॉयलेट हुए हैं, तो उस कंडीशन के लिए वो क्रिमिनल लॉज में आ जाते हैं। जैसे डिस्प्यूट्स है रिलेटिंग टू सेल ऑफ लैंड, किसी पर्टिकुलर लैंड को बेचने में कुछ डिस्प्यूट्स हो गए, परचेज ऑफ गुड्स, कोई सामान खरीदा, रेंट मैटर्स, डाइवोर्स केसेस, ये सब किस में आते हैं, हमारे सिविल लॉ में आते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, जो अफेक्टेड पार्टी होती है वो एक पटिशन फाइल करती है कोर्ट में। तो अब कोर्ट फॉर एग्जांपल जैसे हम यहाँ पे रेंट मैटर लेके चल रहे हैं, इधर द लैंडलॉर्ड और द टेनेंट कैन फाइल अ केस। मीन्स कोई भी जो अफेक्टेड पार्टी है, चाहे तो वो जो मकान मालिक हो या फिर जो किराए पे रह रहा है, वो पर्सन पटिशन फाइल कर सकता है। कोर्ट गिव द स्पेसिफिक रिलीफ आस्क फॉर। अब जिसने भी पटिशन फाइल की होती है कोर्ट उसके लिए स्पेसिफिक रिलीफ भी प्रोवाइड करवाती है। जैसे इन अ केस बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड ए टेनेंट द कोर्ट कैन ऑर्डर द फ्लैट टू बी वैकेटेड और पेंडिंग रेंट टू बी पेड। अगर लैंडलॉर्ड ने किया है तो लैंडलॉर्ड के फेवर में क्या डिसीजन आता है कि वो जो किराएदार रह रहे हैं उससे मकान खाली करा सकते हैं। अगर किराएदार ने केस फाइल किया है तो उसके फेवर में क्या डिसीजन आएगा कि वो वहाँ पे कंटिन्यू रह सकते हैं लेकिन उन्हें रेंट पे करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट है डज एवरीवन हैव एक्सेस टू द कोर्ट। अभी हमने देखा कि जो हमारी कंट्री में जुडिशियल सिस्टम है वो कैसे वर्क कर रहा है, उसकी के रोल देखे हमने, कैसे काम करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि जो जस्टिस मिल रहा है कोर्ट के थ्रू, क्या सभी लोगों को मिल रहा है। एवरी सिटीजन हैज़ अ राइट टू जस्टिस थ्रू द कोर्ट। सभी सिटीजन का राइट है कि उन्हें कोर्ट के थ्रू जस्टिस मिले। इसका मतलब ये होता है, ठीक है,
तो अब इसमें रियलिटी में ऐसा होता है, रियलिटी क्या बताती है, रियलिटी बताती है वाइल द कोर्ट्स आर अवेलेबल फॉर ऑल, सभी के लिए कोर्ट्स अवेलेबल हैं, इन रियलिटी एक्सेस टू द कोर्ट्स हैज़ ऑलवेज बीन डिफ़िकल्ट फॉर ए वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द पुअर इन इंडिया। ऐसे तो सभी के लिए कोर्ट्स अवेलेबल हैं, कोई भी जाकर के अपील कर सकता है, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैं इंडिया में वो पुअर हैं, तो उनके लिए वहाँ एक्सेस करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। अब इसके लिए क्वेश्चन है हाउ, कैसे डिफ़िकल्ट हो जाता है। देखिए, लीगल प्रोसीजर इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ मनी एंड पेपर वर्क एज वेल एज टेक अप अ लॉट ऑफ टाइम। जो भी लीगल प्रोसीजर होते हैं उसमें एक तो बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है, बहुत ज़्यादा पेपर वर्क होते हैं जिसके लिए हमें नॉलेज चाहिए होती है उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, और बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। फॉर अ पुअर पर्सन हु कैन नॉट रीड, whose family depend on daily wages, idea of going to court to get justice often seems remote। तो इसीलिए जो पुअर पर्सन होते हैं ना तो उन्हें पढ़ना लिखना आता है, और उनकी फैमिली जो डेली वेजेस पे डिपेंड रहती है, मीन्स डेली जो कमाते हैं उसी पे ही जीते हैं, उनकी लाइफ उसी से चलती है, तो वो सोच भी नहीं सकते कि इस तरह की इतने लंबे प्रोसेस में फंसने के लिए। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट इन अर्ली। अभी जो भी प्रॉब्लम्स हमने देखी कि कोई भी जो पर्सन है वो कैसे एक्सेस क्यों नहीं कर पाता, एक तो पेपर वर्क ज़्यादा होता है, मनी ज़्यादा चाहिए होती है, टाइम बहुत लगता है, तो इन सब को सॉल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट इन अर्ली 1980 डिवाइज्ड अ मैकेनिज्म ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL टू इंक्रीज द एक्सेस टू द जस्टिस, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जस्टिस मिल सके। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने 1980 में PIL इंट्रोड्यूस की। इसमें क्या होता है, इट इज़ अलाउड एनी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन टू फाइल अ PIL इन द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट ऑन द बिहाफ ऑफ दोज हुज राइट्स वर बीइंग वायलेटेड। अब इसमें क्या होता है, इस PIL में कोई भी सिटीज़न या ऑर्गेनाइजेशन किसी भी व्यक्ति के बिहाफ पे जिसके जो है फंडामेंटल राइट्स हैं वो वायलेट हो रहे हैं, उसके बिहाफ पे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में वो PIL फाइल कर सकते हैं। हेल्पिंग इन रेस्क्यूइंग द बॉन्डेड लेबरर्स, तो ऐसे ही किसी ने एक PIL फाइल की थी बिहार में, जो लेबरर्स थे उनके साथ क्या हुआ था, उनकी जो सज़ा थी वो पूरी हो गई थी, उसके बाद भी उन्हें जेल से रिहा नहीं किया गया था, और PIL फाइल करते ही उन्हें वहाँ से छुटकारा मिल गया था। तो जो पनिशमेंट थी उनकी कंप्लीट हो गई थी, फिर भी उन्हें जेल में रखा हुआ था, तो ऐसे वो वहाँ से रिलीज़ हुए थे। तो ऐसी ही एक और थी मिड डे मील स्कीम इन स्कूल्स, जो राजस्थान और उड़ीसा में 2001 में किसी ने PIL फाइल की थी, और PIL फाइल की थी पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज़, इन्होंने फाइल की थी क्योंकि उस टाइम वहाँ पे ड्रॉट आया हुआ था, तो खाने की बहुत कमी थी, और जो गवर्नमेंट गोडाउन थे वो भरे हुए थे, फिर भी उन लोगों को खाना नहीं मिल रहा था। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे मिड डे मील स्कीम स्टार्ट की जाएगी। अब लास्ट में हम एक स्टोरी डिस्कस करते हैं, ओल्गा तेलीज वर्सेस म्यूनिसिपल बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। इसमें क्या माना गया है, इसमें ये केस चल रहा था ओल्गा तेलीज और जो बॉम्बे की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है इनके बीच में। इन्होंने कहा कि जो झुग्गी झोपड़ी में, जो स्लम एरिया में जो लोग रहते हैं, उन्हें वहाँ से फुटपाथ से और जो पटरी पे रह रहे हैं उसको वहाँ से हटाने के लिए ऑर्डर दे दिया वहाँ की लोकल कोर्ट ने। अब जब केस सुप्रीम कोर्ट में गया तो वहाँ पे क्या डिसीज़न आया, वहाँ पे डिसीज़न आया कि ये जो झुग्गी झोपड़ियों में जो स्लम ड्वेलर्स रह रहे हैं, ये इनकी आजीविका है, ये वहाँ से डेली अपनी, जैसे हम देखते हैं ना कार्ट में कुछ सामान बेचते हैं, घूम घूम के सामान बेचते हैं, तो उसी से कमाते हैं और ये वहीं रहते हैं। अगर इनको यहाँ से आप भेज दोगे कहीं और तो ये कैसे रहेंगे। और दूसरी बात, ये वहाँ रहते हैं और जो पूरी सिटी है उसको क्लीन रखते हैं, तो ये काम भी तो कर रहे हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा था कि अगर आप किसी से वहाँ से हटने के लिए कह रहे हो तो वो वहीं पे है, वहीं पे रह रहा है, वहीं पे कमा रहा है, तो जो उस राइट टू लाइफ है ये उसके अगेंस्ट है। और जो इसमें एक मेन चीज़ और है हमारी लिवलीहुड, मतलब आजीविका कमाने के लिए, तो आप उनसे उन चीज़ से उन्हें वंचित कर रहे हो। तो इसीलिए कोर्ट ने इनके फेवर में, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि ये जो है
लाइवलीहुड, ये हमारे राइट टू लाइफ में आता है और इसे उसमें इंक्लूड किया जाएगा। तो अब चैप्टर के लास्ट में आप देखोगे आपको एक चीज़ और मिलेगी, जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। इसका मतलब क्या होता है कि हमारे कोर्ट की जो प्रोसीजर है वो इतनी लंबी है कि जब भी जस्टिस के लिए जाते हो इतना टाइम लग जाता है, 10-15 साल लग जाते हैं और वो जस्टिस लास्ट में मिलता है तब उसकी कोई वैल्यू रहती ही नहीं है। इसका मतलब ये होता है। तो अब हम देखते हैं आज हमने कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस किए हैं हमारे चैप्टर में। तो हमने सबसे पहले क्या डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया व्हाट इज़ द रोल ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी का क्या रोल होता है हमारी कंट्री में, मेन रोल क्या होता है, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। ये जो भी मैटर्स में प्रॉब्लम होती है, लोगों को डिस्प्यूट्स होते हैं, चाहे वो सिटीज़न के बीच में हो, चाहे वो सिटीज़न और गवर्नमेंट के बीच में हो, किसी भी तरह के झगड़े हो या दो स्टेट की गवर्नमेंट के बीच में हो, उन्हें रिजोल्व कराते हैं, उन्हें सॉल्व करते हैं। जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि पार्लियामेंट ने कोई एक ऐसा लॉ बना दिया है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको वोलेट कर रहा है, तो जो कोर्ट है उनके पास पावर है और वो उस लॉ को कैंसिल कर सकते हैं, रद्द कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट पे हमने समझा था अप होल्डिंग द लॉज एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। इसमें हमने समझा कि जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर किसी सिटीज़न को लग रहा है कि उसके फंडामेंटल राइट्स वोलेट हो रहे हैं तो उस कंडीशन में वो कोर्ट में अपील कर सकता है। और नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या होती है, जो हमारी न्याय व्यवस्था है उसको बिल्कुल इंडिपेंडेंट रखना ताकि वो किसी के इन्फ्लुएंस में आके डिसीज़न ना ले, जो भी डिसीज़न हो वो एक फेयर डिसीज़न हो। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट इन इंडिया। इसमें हमने देखा कि हमारे इंडिया में जो कोर्ट के स्ट्रक्चर हैं वो कैसे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, स्टेट लेवल पे है और सेंटर लेवल पे है। व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ लीगल सिस्टम। इसमें हमने डिस्कस किया क्रिमिनल लॉज और सिविल लॉज के बारे में। डज एवरीवन हैव इक्वल एक्सेस टू द कोर्ट। इसमें हमने देखा कि गवर्नमेंट ने 1980 में कैसे PIL को इंट्रोड्यूस किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जस्टिस मिल सके। और लास्ट में हमने देखा ओल्गा टेलीज वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इस केस को समझा है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा चैप्टर 5 सिविक्स में। आई होप आपको समझ आया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।